इंटरेस्टिंग बात यह है कि डेट म्यूचुअल फंड्स शायद उतने नहीं बदले हैं जितना इन्वेस्टर्स का नजरिया बदला है। पिछले कुछ सालों में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में पार्टिसिपेशन काफी बढ़ी है। एसआईपी कॉन्ट्रीब्यूशंस और म्यूचुअल फंड फोलियोज दोनों में ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन आज मार्केट वॉलेटिलिटी, ग्लोबल अनसर्टेनिटी और इंटरेस्ट रेट्स को लेकर डिस्कशंस भी बढ़ गए हैं और इसी वजह से डेट म्यूचुअल फंड्स फिर से कॉन्वर्सेशंस का हिस्सा बनने लगे हैं। तो सवाल यह है कि क्या डेट म्यूचुअल फंड्स सच में कमबैक कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टर्स सिर्फ टेम्पररीली अनसर्टेनिटी की वजह से उनकी तरफ देख रहे हैं। पिछले कुछ सालों में इक्विटी मार्केट्स में काफी स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन देखने को मिली है। एसआईपी इन्वेस्टिंग रैपिडली पॉपुलर हुई। FY21 में एसआईपी कंट्रीब्यूशन लगभग 96,000 करोड़ था और FY26 के एंड तक ये नंबर 3.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। नए इन्वेस्टर्स भी मार्केट में लार्ज स्केल पर आए हैं। मार्च 2020 के एंड में अराउंड 9 करोड़ फोलियोज थे और जून 25 तक ये नंबर 24 करोड़ से ज्यादा हो गया है। साथ ही पोस्ट कोविड पीरियड में मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरीज में भी काफी स्ट्रॉन्ग रैलीज देखने को मिली है। और जब मार्केट परफॉर्म करता है तो नेचुरली इन्वेस्टर्स का फोकस ग्रोथ और रिटर्न्स पर शिफ्ट हो सकता है। ऐसे एनवायरनमेंट में डेट फंड्स कंपैरेटिवली बोरिंग लगने लगते हैं और यहीं पे एक इंटरेस्टिंग बिहेवियरल पैटर्न देखने को मिलता है। जब मार्केट्स ऊपर जा रहे होते हैं तब डिफेंसिव एसेट्स कुछ इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव नहीं लगते क्योंकि उस वक्त इन्वेस्टर्स का ध्यान रिस्क कम करने पर नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमाने पर होता है। इसी वजह से शायद डेट म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर्स के रडार से धीरे धीरे बाहर होते चले गए। लेकिन डेट फंड्स का रोल कभी खत्म नहीं हुआ था, बस उनके बारे में कॉन्वर्सेशंस कम हो गई। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो डेट फंड्स कुछ हद तक एक ऑर्गेनाइज्ड लेंडिंग सिस्टम की तरह काम करते हैं। फंड इन्वेस्टर्स के पैसे कलेक्ट करता है और फिर उसे अलग अलग डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है जहां गवर्नमेंट्स या कंपनीज पैसे बोरो कर रही होती है। इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे ऑप्शंस शामिल हो सकते हैं। अगर ये टर्म्स टेक्निकल लग रहे हैं तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसों की जरूरत है। गवर्नमेंट इन्वेस्टर्स से पैसा बोरो कर सकती है और उस प्रोसेस में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू की जाती है। इसी तरह कंपनीज भी फंडिंग रेज करने के लिए डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू कर सकते हैं। अब इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन डेट म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टर्स को मल्टीपल डेट इंस्ट्रूमेंट्स का डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर मिल सकता है। यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात समझना बहुत जरूरी है। डेट फंड्स का ऑब्जेक्टिव जनरली इक्विटी फंड्स जैसा एग्रेसिव ग्रोथ क्रिएट करना नहीं होता। पोर्टफोलियो में इनका रोल अलग हो सकता है। कई इन्वेस्टर्स डेट फंड्स को अपने पैसे को रिलेटिवली स्टेबल रखने, जरूरत पड़ने पर पैसा अवेलेबल रखने या कुछ स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल्स के लिए कंसिडर करते हैं। लेकिन एक कॉमन मिसकंसेप्शन भी है। काफी लोग डेट फंड्स को कंप्लीटली सेफ या रिस्क फ्री समझ लेते हैं। रियलिटी में ऐसा नहीं है। डेट फंड्स में भी रिस्क्स होते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट रिस्क और क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क का मतलब है कि जिस एंटिटी को पैसे दिए गए हैं वो रीपेमेंट में डिफिकल्टी फेस करे। इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स भी डेट फंड रिटर्न्स को इंपैक्ट कर सकते हैं। इसलिए डेट म्यूचुअल फंड्स और फिक्स्ड रिटर्न प्रोडक्ट्स को एक ही चीज समझना सही अप्रोच बिल्कुल नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या डेट म्यूचुअल फंड्स सच में कमबैक कर रहे हैं या सिर्फ हमें ऐसा लग रहा है? इसका जवाब ओपिनियन से नहीं, डेटा से समझते हैं। अगर आप डेट म्यूचुअल फंड्स के असेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM ट्रेंड को देखें तो एक इंटरेस्टिंग पिक्चर नजर आती है। बीच बीच में फ्लक्चुएशंस और टेम्पररी डिक्लाइंस जरूर दिखते हैं, लेकिन ओवरऑल डेट फंड इंडस्ट्री का साइज पिछले कुछ सालों में बना हुआ है और कई फेजेस में ग्रोथ भी देखने को मिली है। और सिर्फ AUM ही नहीं, अलग अलग पीरियड्स में डेट फंड कैटेगरीज में फ्रेश इनफ्लोज भी देखने को मिले हैं। इससे एक बात समझ आती है
कि इन्वेस्टर्स ने डेट फंड्स को कंप्लीटली इग्नोर नहीं किया है, लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। ये कमबैक हर डेट फंड कैटेगरी में इक्वली नहीं दिख रहा। कुछ इन्वेस्टर्स लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए लिक्विड फंड्स और मनी मार्केट फंड्स की तरफ देखते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट रेट साइकिल को ध्यान में रखते हुए डायनामिक बॉन्ड फंड्स या ड्यूरेशन ओरिएंटेड कैटेगरीज को इवैल्यूएट करते हैं, और कुछ इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के पर्सपेक्टिव से डेट एलोकेशन मेंटेन करते हैं। मतलब स्टोरी सिर्फ डेट फंड वर्सेस इक्विटी फंड्स की नहीं है। स्टोरी ये है कि डिफरेंट इन्वेस्टर्स डेट फंड्स को डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या बदला है कि डेट म्यूचुअल फंड्स फिर से डिस्कशन का पार्ट बनने लगे हैं? इसके पीछे एक नहीं कई फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर है इंटरेस्ट रेट साइकिल। ये पॉइंट काफी इन्वेस्टर्स मिस कर देते हैं। पिछले कुछ सालों में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स में काफी चेंजेस कर रहे थे। पहले रेट्स एग्रेसिवली बढ़ाए गए और रीसेंट पीरियड्स में कई इकोनॉमीज में रेट कट्स और फ्यूचर रेट डायरेक्शन को लेकर डिस्कशंस भी बढ़े हैं। इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट्स और बॉन्ड यील्ड्स को लेकर काफी चर्चा हुई है। और डेट इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट रेट्स का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डेट इन्वेस्टिंग में सिर्फ करंट यील्ड ही मैटर नहीं करती, इंटरेस्ट रेट्स किस डायरेक्शन में जा सकते हैं ये भी इंपॉर्टेंट होता है। जब इन्वेस्टर्स को लगता है कि इंटरेस्ट रेट साइकिल में चेंज आ सकता है या फ्यूचर में रेट्स डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, तब डेट फंड्स दोबारा उनके रडार में आने लगते हैं। दूसरा फैक्टर है जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। अगर आप पिछले कुछ सालों को देखें तो इन्वेस्टर्स को सिर्फ कंपनी अर्निंग्स या वैल्यूएशन की चिंता नहीं रही। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, मिडिल ईस्ट टेंशंस, ग्लोबल ट्रेड डिस्ट्रप्शंस और एनर्जी सप्लाई कंसर्न्स जैसे डेवलपमेंट्स ने अनसर्टेनिटी को काफी बढ़ाया है। अब इसका डेट फंड से क्या कनेक्शन है? जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो इन्वेस्टर्स का फोकस सिर्फ रिटर्न्स पर नहीं रहता, वो एक और सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, अगर मार्केट्स एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में ना चले तो मेरा पोर्टफोलियो कितना रेजिलिएंट है? और इसी पॉइंट पर डेट फंड्स जैसे एलोकेशंस दोबारा डिस्कशंस का हिस्सा बनने लगते हैं। यानी डेट फंड्स में इंटरेस्ट का रीजन सिर्फ रिटर्न एक्सपेक्टेशंस नहीं होता, कई बार रीजन पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट भी होता है। और तीसरा फैक्टर है डाइवर्सिफिकेशन। पिछले कुछ सालों में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में रिटेल पार्टिसिपेशन काफी बढ़ी है। एसआईपी कंट्रीब्यूशंस और इन्वेस्टर फोलियोज दोनों में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन साथ ही कई इन्वेस्टर्स ने यह भी रियलाइज किया है कि पोर्टफोलियो में सिर्फ ग्रोथ ओरिएंटेड असेट्स रखना हर सिचुएशन में सूटेबल नहीं हो सकता। डिफरेंट मार्केट एनवायरनमेंट्स में डिफरेंट असेट क्लासेस अलग तरह बिहेव कर सकते हैं। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन की इंपॉर्टेंस को लेकर भी डिस्कशंस बढ़े हैं और शायद इसी वजह से डेट म्यूचुअल फंड फिर से कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनने लगे हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, डेट फंड्स का कमबैक होना और डेट फंड्स का हर इन्वेस्टर के लिए सूटेबल होना दोनों अलग बातें हैं। डेटा ये जरूर इंडिकेट करता है कि इन्वेस्टर्स डेट फंड को कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर रहे, लेकिन किसी भी डेट फंड कैटेगरी को समझने से पहले उसका रिस्क प्रोफाइल, पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी और ऑब्जेक्टिव समझना उतना ही जरूरी है। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है कि काफी नए इन्वेस्टर्स डेट फंड्स को एक सिंगल कैटेगरी समझ लेते हैं, लेकिन रियलिटी में डेट फंड्स के अंदर भी मल्टीपल कैटेगरीज होती है और उनका बिहेवियर काफी डिफरेंट हो सकता है। एग्जांपल के लिए लिक्विड फंड्स जनरली शॉर्ट टर्म पार्किंग और लिक्विडिटी मैनेजमेंट के पर्पस से देखे जाते हैं। ओवरनाइट फंड्स और भी शॉर्ट मैच्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज में एक्सपोजर लेते हैं। वहीं गिल्ट फंड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं और इंटरेस्ट रेट मूवमेंट से इंपैक्ट हो सकते हैं। डायनामिक बॉन्ड फंड्स मार्केट कंडीशंस और इंटरेस्ट रेट आउटलुक के हिसाब से अपनी पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हैं। मतलब सब डेट फंड्स कैटेगरी का हिस्सा है।
लेकिन सबका बिहेवियर एक जैसा नहीं होता और यहीं पर काफी इन्वेस्टर्स गलती कर देते हैं। वो सारे डेट फंड्स को एक ही कैटेगरी समझकर इवैल्यूएट करने लगते हैं, जबकि हर कैटेगरी का ऑब्जेक्टिव और रिस्क प्रोफाइल अलग हो सकता है। इसका सिंपल यस या नो आंसर देना मुश्किल है, क्योंकि हर इन्वेस्टर का गोल, रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल सिचुएशन अलग अलग होती है। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसे भी हो सकते हैं जहां डेट फंड्स का रोल रेलेवेंट हो जाता है, जैसे इमरजेंसी फंड एलोकेशन, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन या ओवरऑल एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी। अगर किसी इन्वेस्टर का पूरा पोर्टफोलियो सिर्फ इक्विटी में है तो मार्केट वॉलेटिलिटी का इंपैक्ट भी ज्यादा फील हो सकता है। वहीं कुछ इन्वेस्टर्स डेट एलोकेशन का यूज पोर्टफोलियो को रिलेटिवली बैलेंस्ड बनाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डेट फंड्स इक्विटी का रिप्लेसमेंट है। इक्विटी और डेट दोनों का रोल जनरली अलग होता है। एक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है और दूसरा स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी के पर्सपेक्टिव से। इसलिए कंपैरिजन करने के बजाय इन्हें पोर्टफोलियो के अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह समझना ज्यादा यूजफुल हो सकता है। तो क्या डेट म्यूचुअल फंड्स कमबैक कर रहे हैं? इंटरेस्टिंग बात यह है कि शायद डेट म्यूचुअल फंड्स खुद इतने नहीं बदले हैं जितना इन्वेस्टर्स का नजरिया बदला है, क्योंकि जब मार्केट्स स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहे थे तब फोकस रिटर्न्स पर था, लेकिन जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है तब इन्वेस्टर्स रिस्क मैनेजमेंट, डाइवर्सिफिकेशन और पोर्टफोलियो बैलेंस पर भी ध्यान देने लगते हैं। और शायद इसी वजह से डेट म्यूचुअल फंड्स फिर से कॉन्वर्सेशंस का हिस्सा बन रहे हैं। डेट फंड्स अचानक एक्साइटिंग नहीं हुए हैं, लेकिन कई इन्वेस्टर्स के लिए उनका रोल आज भी उतना ही रेलेवेंट हो सकता है जितना पहले था, और शायद यही उनके कमबैक की सबसे बड़ी वजह है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।